आज की वीडियो हमारी क्लास 11th के लिए है और जो आज का वीडियो का टॉपिक हम लोगों ने पिक किया है वो टॉपिक है बिजनेस स्टडीज का। बिजनेस स्टडीज के प्रीवियस वीडियोस जो अभी आपने देखे हैं उन सब में हमने व्हाट इज बिजनेस इन सब के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा स्पेशल है बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक कवर करे हैं उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में कवर करा दैट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस। मीनिंग मीन्स बिजनेस क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, कितने आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मीनिंग ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट का क्या रोल है हमारे बिजनेस में एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। टॉपिक नंबर 2 दैट मीन्स वीडियो नंबर 2 विच वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर योर बिजनेस स्टडीज वीडियो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कितने टाइप की, कितनी कैटेगरीज की आपकी बिजनेस एक्टिविटीज होती है बिजनेस में एंड वो द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स और उसका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने एक चार्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज टॉपिक नंबर 3 या वीडियो नंबर 3 जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने चार्ट की फॉर्म में पहले एक ब्रीफ इंट्रो दिया था कि हमारी इंडिया में या फिर हमारी कंट्री में कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं। हमारी कंट्री में 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं दैट इज योर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड योर जॉइंट सेक्टर। तो इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने दैट इज अब वीडियो नंबर 3 टॉपिक नंबर 3 इसमें हम लोगों ने किसी भी डिफरेंट टाइप के बारे में, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना ब्रीफ में नहीं पढ़ा था, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करी थी, सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया था। लेकिन टॉपिक नंबर 4 वीडियो नंबर 4 से मैंने उसको पार्ट नंबर 2 का नाम देते हुए उसे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट करने के लिए हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 2 टाइप्स दैट इज योर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, इनको हमने कवर करा था। तो आज इसी वीडियो का आपका फॉलो अप है दैट इज पार्ट 3। दिस इज बेसिकली द पार्ट 3 ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट इसे आप एज अ सेपरेट वीडियो भी पढ़ सकते हैं बिकॉज इसमें आपको प्रीवियस जो आपके 2 टॉपिक्स कवर हुए हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उनका ब्रीफ भी मिल जाएगा। साइड बाय साइड आपको फर्दर भी इसमें आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टडीज की में अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई में ये एक फुल फ्लेज चैप्टर दे रखा है और ये काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें आपके 2 टॉपिक्स कवर होते हैं। टॉपिक नंबर 1 आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड टॉपिक नंबर 2 आता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यहाँ पे वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा एक्सेसिव ना हो जाए जिससे बच्चों को वीडियो देखने में बहुत ज्यादा एक लगता है कि बहुत बोरिंग जा रहा है, वीडियो बहुत लेंथी है, आपके टॉपिक अननेसेसरी इसमें एक्सटेंड हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। टॉपिक नंबर 1 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 2 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसके बारे में हम लोग सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज लाइक अ प्रोसेस और अ ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग इन विच वी डील विद सर्टेन एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट फॉर आवर लिविंग, दैट इज बिजनेस। लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए जो 2 पर्सन या 2 से ज्यादा पर्सन एक दूसरे से डील करते हैं तो वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं जिसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या फिर एंटिटी बोलते हैं या फिर एंटरप्राइज बोलते हैं या फिर कंसर्न बोलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसे हम कैसे फॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को 3 टाइप में डिवाइड करा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। First is private sector, which is owned and controlled by private individuals. Second is your public sector, which is owned and controlled by your central and state government. And third is your joint sector, which is owned and controlled jointly by private individual as well as your government. गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर है इसमें जरूरी नहीं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में हो। इंडिविजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, इंडिविजुअली स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है एंड दोनों ज्वाइंटली भी हो सकती है। आप कहेंगे ये सब बातों के बारे में तो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा है। हाँ पढ़ा है, ये वीडियो इसलिए मैंने बोला कि ये वीडियो एक ब्रीफ है कि आपको प्रीवियसली भी रिवाइज हो जाए एंड साइड बाय साइड यू गेट टू नो अबाउट द फर्दर टॉपिक। प्राइवेट सेक्टर में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कवर होते हैं वो आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज योर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में आपके 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। हम हर टाइप के बारे में, हर सेक्टर के बारे में अलग अलग वीडियोस में सेपरेटली पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राइवेट सेक्टर को कवर कर रहे हैं, बाकी दोनों सेक्टर्स को कवर
नहीं कर रहे हैं। तो इसके डोंट गेट कंफ्यूज। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल का मतलब होता है वन एंड प्रोप्राइटरशिप इज योर बिजनेस। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे एक सिंगल मैन, एक वन मैन फॉर्म करता है, और इसमें कोई भी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह इंक्लूड नहीं होती, प्रॉफिट की कोई शेयरिंग नहीं होती, बिकॉज इफ यू आर अ सिंगल ओनर देन यू डोंट नीड टू शेयर योर प्रॉफिट विद एनीवन। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है, बिकॉज सब चीज आपके कंट्रोल में है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब जब सब चीजों के बारे में आपको पता है, आप डिसीजंस ले रहे हो, तो उसमें जो डाटा और आपकी रिसोर्सेज या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन के जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो आपकी बहुत ज्यादा हाईली रहती है, बिकॉज यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। लेकिन इस सब चीजों के एडवांटेजेस के साथ साथ आपके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। नंबर वन की लिमिटेड रिसोर्सेज है, बिकॉज सिंगल पर्सन है, वही सब कुछ ओन कर रहा है, तो मैनेजरियल स्किल्स भी लिमिटेड रहती है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का नेम ही रेफर करता है कि वो फैमिली बिजनेस या वो बिजनेस जैसे एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओन या रन करती है, जिसमें आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आपका गवर्न होता है। इसका जो फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर इज नोन एज द कर्ता, एंड कर्ता इज नोन एज द मेन हेड ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को मैनेज एंड रन करता है, जिसके पास सारी डिसीजन मेकिंग की पावर होती है एंड जिसकी लाइबिलिटीज आपकी अनलिमिटेड होती हैं। Even in this, minor is member since birth, means whoever the child or whoever the person take birth in the family becomes automatically the member of this joint Hindu family business. Example of Hindu family business in India is बहुत सारे example है हमारे पास, like Fortis Healthcare, Religare and Haldiram's. They all are being run by a family and who owns the maximum shares या who owns the maximum capital in this business. Now the next and the third form of business organization. आप लोग ये कहेंगे कि मैम आपने बहुत जल्दी दो पार्ट्स कवर कर दिए, उनके फीचर्स या उनके लिमिटेशंस या एडवांटेजेस आपने कुछ भी नहीं बताए। तो इन दो पार्ट्स को मैंने इसीलिए थोड़ा फास्ट कवर अप करा है, बिकॉज इन दो पार्ट्स के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसका बार बार मैं कह रही हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। बट आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिटेल वीडियो नहीं है, जो हम डिटेल्ड इस वीडियो में कवर करेंगे। तो थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस जो हमारा यहाँ पर आता है वो आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जैसा कि हमने नाम से ही पढ़ा है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पार्टनरशिप, तो हमें पता है दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर कोई बिजनेस रन करते हैं उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप जनरली हम गेम्स में भी बोलते हैं कि चलो तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, मतलब तुम मेरे साथी बन जाओ। इट इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन जो कि एग्री करते हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए जॉइंटली एंड टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर ये गवर्न होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें फॉलो अप होते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर, मतलब पार्टनरशिप रिलेशन है पर्सन्स के बीच। पर्सन मतलब सिंगल पर्सन अपने आप से पार्टनरशिप रिलेशन नहीं बना सकता है, तो ये रिलेशन है जिसमें लोग एग्री करते हैं। एग्री मतलब दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती हो, दोनों मानेंगे तभी बात आगे बनेगी। तो टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस, जो कि कोई एक कैरी करता है, कैरी मतलब हु इज रनिंग या मैनेजिंग द बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो कोई एक कैरी करता है या सब लोग कैरी करते हैं, सब लोग कैरी करते हैं या बाय एनी वन ऑफ देम कोई एक कैरी करता है, एक्टिंग फॉर ऑल, जो सबके लिए डिसीजन लेता है या सबके लिए काम करता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्ड को इतना हाईलाइट क्यों करा है? कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, वो सारी पार्टीज एग्री करती हैं कि भाई ठीक है हम सब विटनेस हैं या हम सब एग्री करते हैं कि हम लोग सब मिलकर इस बिजनेस को रन करेंगे। दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। इट कैन बी लीगल, ये लीगल होता है ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर पार्टनरशिप एक्ट। ये आपका जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता पार्टनरशिप एक्ट में तब तक इसे हम, वैसे तो बिजनेस लीगल होता है लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू लॉ की नजरों में ये बिजनेस तभी मान्य माना जाता है जब आप इसको रजिस्टर करा लेते हैं। पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। फीचर्स नंबर 1, 2 और मोर पर्सन। इसके जितने भी फीचर्स आपको मिलेंगे सबके सब हमने डेफिनेशन से पिक करें।
दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। ये एक एग्रीमेंट है, लोग एग्री करते हैं सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तभी ये बिजनेस फॉर्म होता है। नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। आप कहते हैं कि भैया हम लोगों को किसी इलीगल एक्टिविटी का बिजनेस करना है और उसमें पार्टनरशिप करते हैं, सॉरी, वो पार्टनरशिप कंसिडर नहीं होगी अंडर द आइज ऑफ लॉ, बिकॉज जो आपका मेन बिजनेस का जो कहते हैं ना एसेंस है वो आपका इलीगल है। जो बिजनेस आप रन करना चाहते हैं दैट इज इलीगल, तो इसी के लिए आपका जो है बिजनेस, आपकी पार्टनरशिप लॉफुल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल आपकी पार्टनर्स के हाथ में रहती है। आपके जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी रजामंदी से, सबकी सहमति से, सबकी एग्रीमेंट से ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट इज योर म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स की म्यूचुअल एजेंसी आपका एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं कह सकती हूँ फीचर है, या फिर इस म्यूचुअल एजेंसी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंटली पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी इज अ टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। किसी भी पार्टनरशिप का जो टेस्ट है वो आपका म्यूचुअल एजेंसी है। मतलब कि अगर आपको टेस्ट करना है या आपको चेक करना है कि ये जो बिजनेस फॉर्म है ये पार्टनरशिप है या नहीं है, तो उसका टेस्ट होता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी और एजेंसी का मतलब होता है एजेंट। जब दो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में। सारे पार्टनर्स इस एक पर्टिकुलर पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल रहते हैं, एंड वन पार्टनर जो सबके लिए काम करता है एज एजेंट का, उन सबके बिहाफ पे बिजनेस रन करता है, वो उन सब के बिहाफ पे, उन सब की एक्टिविटीज के लिए लायबल रहता है। सो इसीलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टनरशिप फॉर्म की है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, आपको फिर से न्यू बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म करनी पड़ती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसमें आपके प्रॉफिट्स की शेयरिंग होती है। रेशियो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, जो भी पार्टनर डिसाइड करते हैं आपस में उस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस की शेयरिंग होती है। अब इन फीचर्स से और जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उससे हम लोग इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स को फॉर्म आउट करते हैं। मेरिट नंबर 1, इट इज इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। ऑब्वियसली क्योंकि ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो इजीली आप इसे फॉर्म कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा रहते हैं। ज्यादा मतलब कि जब आपके जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतने ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। बैलेंस डिसीजंस, बैलेंस डिसीजंस मीन्स कि सिंगल पर्सन के ऊपर सारे डिसीजन मेकिंग का भार नहीं होता। ही कैन कंसल्ट अदर्स, ही कैन कंसल्ट द पर्सन जोज हु आर हिज पार्टनर्स, जो भी उसके पार्टनर्स हैं उनसे कंसल्ट करके वो अपने डिसीजंस ले सकता है। उसमें उसको हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स मीन हर चीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उसके पास अवेलेबल होंगे तो उसे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होगी। शेयरिंग ऑफ रिस्क मीन्स यहाँ पे ओनर अकेला नहीं है, सोल नहीं है, हिज पार्टनर, तो वहां पे रिस्क की भी शेयरिंग होगी। एंड सीक्रेसी, जितना भी आपकी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड वो आपकी सीक्रेसी आपकी मेंटेन रहेगी अमंग द पार्टनर्स। अब जब किसी चीज के मेरिट्स होते हैं तो साथ के साथ उसके डीमेरिट्स तो पीछे पीछे भाई की तरह लगते हुए आ ही जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारा मतलब है कि भाई आपने दो लोगों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करा, कोई फर्म स्टार्ट करी, अब दोनों को ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वहां पे जो आपके रिसोर्सेज है, आपकी इंटेलिजेंस है या आपकी नॉलेज है वो एक पर्टिकुलर फील्ड तक लिमिटेड है। यहाँ पे आपकी नॉलेज जो है लिमिटेड हो गई है, आपको एक्स्ट्रा चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप में आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है वो आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटीज होती हैं वो होती हैं अनलिमिटेड, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपका यहाँ पे ये रहता है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी मीन्स कि आपका बिजनेस अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस फर्म छोड़ के चला जाता है या किसी एक पार्टनर को रिटायर हो जाता है या फिर एनी वन पार्टनर की डेथ हो जाती है या व्हाटएवर द केस कुछ भी होता है, तो उस केस में आपकी बिजनेस फर्म क्या हो जाएगी, आपकी बिजनेस फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, वो कंटिन्यू नहीं चलती। विद द सेम नेम वो या विद सेम पार्टनर्स इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड। अगर आपको कंटिन्यू करनी है तो आपको नई बिजनेस फॉर्म करनी पड़ेगी। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस मीन्स कि आपके पास जो पब्लिक में कॉन्फिडेंस होती है, आप पार्टनरशिप फर्म हो, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप कंपनी नहीं हो, आप बाहर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हो, तो आप पब्लिक से गेन नहीं कर सकते। आपका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन रहता है वो लिमिटेड रहता है। एंड लास्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई पार्टनरशिप फर्म हो तो लड़ाई झगड़े के चांसेस तो रहेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म होती है?
पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करना सबसे इजी टास्क है। इट इज इजी टू फॉर्म। पार्टनर एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। जो डॉक्यूमेंट में आपके सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है पार्टनरशिप की, उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एंड ये डीड जो है सारे पार्टनर्स को साइन करनी होती है विद द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस। ये कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये सिर्फ पार्टनर्स के आपसी झगड़ों को सुलझाने में काम आता है। अगर आपके बीच में कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है कि आपको लगता है कि भाई हम कभी नहीं झगड़ेंगे, हमें फ्यूचर में कभी कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं है, तो आप जरूरी नहीं कि अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न करो। ये सिर्फ इसलिए कि जस्ट इन केस 1% चांस कि हम लड़ बैठे, तो उस केस में हमारे झगड़े कौन सुलझाएगा। फर्म भी बीच, आपका लॉ भी बीच में नहीं बोलता। लॉ कहता है भाई तुम रजिस्टर हो, हम कहते हैं नहीं हम रजिस्टर नहीं है, हमने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, तो लॉ भी बोलता है भाई ठीक है, फिर मैं बीच में नहीं बोलता। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कोई तीसरा बंदा आपके बीच में बात करे, तो पहले अपने आप को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है ना। व्हाट आर द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस कुछ भी हो सकते हैं आप, लेकिन ये जो मैंने टॉपिक्स कवर करे हैं इसमें ये मैंने मेन क्लॉजेस कवर करे हैं। आप इसके अलावा बहुत सारे क्लॉजेस आते हैं जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी लगती हैं कि भाई ये भी होनी चाहिए, कल को इस चीज से भी लड़ाई हो सकती है, ये भी होनी चाहिए, तो आप वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें डाल सकते हैं। फर्स्ट क्लॉज इज योर नेम ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली आपकी फर्म का नाम, आपकी फर्म का बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस क्या है बिजनेस की, सारे पार्टनर्स के नेम्स एंड एड्रेसेस, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स हैं, सब पार्टनर्स की ड्यूटीज एंड राइट्स, आप अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, आप पार्टनर्स के बीच में वर्क कैसे एलोकेट करते हैं, मीन्स विच डिपार्टमेंट इज टेकन बाय वन पार्टनर, विच डिपार्टमेंट इज टेकन बाय अनदर पार्टनर, या कौन सा पार्टनर क्या वर्क करेगा। मेथड सॉल्विंग ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट, मीन्स आपके बीच में जो लड़ाइयां होती हैं उसे आप कैसे सॉल्व करते हो, ये सारी चीजें आप इसमें क्लॉजेस में आप कवर करके रखेंगे। पार्टनरशिप डीड बनाने का मेन जो मोटिव होता है ना, वो यही होता है कि फ्यूचर के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ते कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट का कोई रीजन आपको राइज ही नहीं करना है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अपनी फर्म को रजिस्टर कराने के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन फीस के साथ अपना डॉक्यूमेंट सारे रजिस्टर कराने पड़ेंगे, सबमिट कराने पड़ेंगे। जो आप एप्लीकेशन देते हो उसके साथ साथ आपको बहुत सारी कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसमें आपको एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, नेम ऑफ द फर्म, आपकी फर्म का प्रिंसिपल एड्रेस और बिजनेस क्या है, आप कितने पार्टनर्स हैं, क्या नेम है पार्टनर्स का, किस दिन किस पार्टनर ने ज्वाइन करा, एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म मीन्स कुछ पार्टनरशिप फर्म जो है टाइम बाउंड होती हैं कि भाई हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म टाइम बाउंड नहीं है कि भाई फॉरएवर के लिए, तो आप यहाँ पे फॉरएवर भी लिख सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद, उनको वेरीफाई करने के बाद, आपका जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो, सपोज मुझसे एक बंदे ने पूछा कि भाई ठीक है मैं रजिस्टर नहीं करा रहा, मेरे को मेरे पार्टनर पे बहुत भरोसा है, वो मुझसे कभी नहीं झगड़ेगा फ्यूचर में, तो मैं रजिस्टर ही नहीं करा रहा, तो बताओ उसके कोई डिसएडवांटेज है? तो हमने कहा है तो सही, चलिए देखते हैं क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज नंबर 1 कि आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो आप किसी थर्ड फर्म के अगेंस्ट या किसी अनदर फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। आप अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आप जो है अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट कोई बाहर वाला केस फाइल नहीं कर सकता रिकवरी के लिए। एंड अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट पार्टनर्स ऑफ द फर्म, मतलब कि आप अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते, आपके पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। मीन्स कोर्ट ऑफ लॉ में आप अपने को डिफेंड नहीं कर सकते। बेसिकली बात ये है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्ट ऑफ लॉ भी कहेगा बाहर जाओ, चलो चलो मेरी फर्म मेरे कोर्ट के बाहर जाओ। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप पहले तो मेरे लॉ के अंडर आए नहीं, आपने पहले मेरी बात सुनी नहीं, तो अब मैं आपकी बात क्यों सुनूं? तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराना थोड़ा सा जरूरी बन जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, आप कितने टाइप की पार्टनरशिप बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब टाइम के बेसिस पे हमारी पार्टनरशिप 3 टाइप्स की होती है। पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब इच्छा अनुसार, जब तक मैं पार्टनरशिप करना चाहूँ तब तक मैं पार्टनरशिप रन कर सकता हूँ। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप का मतलब आता है कि आपकी पार्टनरशिप डेट फिक्स है कि भाई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, टाइम पीरियड आप टाइम बाउंड है।
एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है यहाँ पे आपका कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एंड योर प्राइवेट फर्म्स जो है ज्वाइंटली मिलकर कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो उनकी जो पार्टनरशिप होती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी अगर मैं डिवाइड करूं तो आपकी पार्टनरशिप दो टाइप की होती है, नंबर 1 जनरल एंड नंबर 2 लिमिटेड लायबिलिटी। जनरल पार्टनरशिप मीन्स यहाँ पर आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मीन्स सब पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड रहेंगी। अगर फर्म में जितने भी लॉसेज आते हैं उन सब के लिए पार्टनर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और उस लॉस को कवर करने के लिए पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट्स भी उनको सोल्ड आउट करनी पड़ सकती हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का नेम ही सजेस्ट करता है कि आपकी जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उतने ही बेसिस पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। यहाँ पर आपका जितना कैपिटल है उतने ही आप लॉसेस कवर करेंगे एंड इससे अगर एक्सेस लॉस होते हैं तो उसके लिए पार्टनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। आपके पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनरशिप में कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं, हम इन सब टाइप को अलग अलग भी पढ़ सकते थे बट अननेसेसरी आपकी वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको एक आपका डिफरेंशिएट फॉर्म में या मैं कह सकती हूँ कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ाना ज्यादा इजी समझा। आई थॉट कि इससे आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएंगी चीजें। वेरी फर्स्ट टाइप इज योर एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली सारी बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है एंड रन करता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहता है उस पार्टनर का, प्रॉफिट की शेयरिंग भी रहती है एंड लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है। सेकेंड इज योर स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर मीन्स जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करके सो जाता है, वो कहता है भाई जो एक्टिव पार्टनर्स हो यू कैन रन द बिजनेस, या एम्प्लॉय से कहता है यू कैन रन द बिजनेस, आई एम जस्ट कंट्रीब्यूटिंग द कैपिटल। वो सिर्फ मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बाकी सब चीजों में उसकी प्रॉफिट शेयरिंग यस रहती है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज योर सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर जो पब्लिक को नहीं दिखता है, ऑन द फेस नहीं शो होता है, लेकिन सीक्रेटली सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है एंड उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेम एज एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट इज योर लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर आपका कैपिटल भी लिमिटेड कंट्रीब्यूट करता है लेकिन मैनेजमेंट में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, शेयर होता है उसका लेकिन लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूटेड शेयर। प्रॉफिट में और लॉसेस में उसका उतना ही शेयर रहता है जितने उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है एंड लायबिलिटी इज ऑल्सो लिमिटेड बिकॉज ही इज अ लिमिटेड पार्टनर। जैसा नेम पे लिखा है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। प्रॉफिट में जो पार्टनर होते हैं मीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नो, बट having share only in profits not in losses, but the liability is unlimited. माइनर एज अ पार्टनर। किसी भी फर्म में माइनर को पार्टनर बनाने के लिए कोई रूल नहीं है। माइनर को आप पार्टनर सिर्फ उसी केस में बना सकते हैं जब माइनर से आपको कुछ प्रॉफिट गेन हो रहा हो, अदरवाइज केसेस में यू कांट मेक इट। कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होता एंड द माइनर ऑल्सो डजंट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस and he or she shares the profit only, not the losses, and the liability is also limited. सब पार्टनर का मतलब क्या होता है कि पार्टनर का भी पार्टनर, मतलब पार्टनर के अंडर एक और पार्टनर ने अपने शेयर किसी थर्ड पर्सन को बेच दिए, दैट इज सब पार्टनर। सब पार्टनर के केस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि जो मेन पार्टनर है जिसका वो सब पार्टनर है उस पार्टनर के साथ उसके क्या एग्रीमेंट है, उस बेसिस पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है आपका। एंड ही ऑल्सो डजंट पार्टिसिपेट इन एनी मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर आपका डिपेंड करता है कि जो भी डिसीजन या जो भी आपका एग्रीमेंट है उस बेसिस पे डिसाइड होता है एंड लायबिलिटी नहीं होती इस पार्टनर की। नेक्स्ट इज नॉमिनल एंड क्वासी पार्टनर्स। ये दोनों जो आपके नॉमिनल और क्वासी पार्टनर्स होते हैं ये आपके थोड़े से इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये सेपरेटली भी आ जाते हैं एंड केस स्टडीज में भी आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ना पड़ता है। पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। व्हाट इज अ पार्टनर बाय एस्टॉपल? पार्टनर बाय एस्टॉपल मीन्स कि वो पार्टनर जो दूसरों को बोलता है कि भाई देखो मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, मेरे नाम पे आप एग्रीमेंट कर लो, तो उस केस में ना वो सिर्फ पब्लिक को दिखाता है लेकिन एक्चुअली वो पार्टनर होता नहीं है। दैट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड ही डजंट कंट्रीब्यूट, ही डजंट पार्टिसिपेट, ही डजंट शेयर एनी प्रॉफिट और लॉसेस। बट अगर उस पार्टनर की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है या फर्म किसी डेट के लिए लायबल होता है तो उस केस में फर्म जो है अपने लॉसेस के लिए अपनी डेट्स को जो उस पार्टनर की वजह से उसके एक्ट की वजह से फर्म को कॉज होती है उन लॉसेस को या उन डेट्स को फर्म उस पार्टनर से रिकवर
कर सकती है। एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो मीन्स द सेम ऑलमोस्ट, जिसमें वो पार्टनर तीसरे बंदे को बोलता है कि देखो मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ और आप आओ उस फर्म के साथ बिजनेस कर लो, और फर्म को भी है कुछ ऐसे ही बोलता है वो, तो उस केस में होता है आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। टाइप ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज योर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी का मतलब ही सजेस्ट करता है कि ये क्या है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब साथ साथ मिलके चलो, मीन्स वो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो एक साथ काम करते हैं या एक साथ ज्वाइन हुए हैं किसी बिजनेस को या किसी एक्टिविटी को रन करने के लिए फॉर म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प मतलब साथ साथ एक दूसरे का साथ सबकी मदद करने के लिए। इनका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसका नाम होता है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। हम सब एक साथ हैं एक दूसरे के लिए और अपने लिए तो खैर है ही है। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन से वो सिर्फ मेंबर्स करते हैं, और इनका मेन मोटिव होता है ओनली सर्विस। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सर्विस होता है। इस बेसिस पे इनकी कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वॉलंटरी एसोसिएशन है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, नहीं, आपकी मर्जी है तो आप ज्वाइन होइए, नहीं तो रहने दीजिए। लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि जितना आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसी बेसिस पे। लीगल स्टेटस होता है। लीगल स्टेटस का मतलब है कि ये आपकी रजिस्टर्ड होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, एंड दे आर एज गुड इन द आइज ऑफ लॉ एज अ लॉ। मीन्स ये आपकी लॉ की नजरों में मान्य होती हैं, और इन्हें जब तक आप रजिस्टर नहीं करा सकते तब तक आप इन्हें रन नहीं कर सकते। इनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। कंट्रोल जो है मेंबर्स के हाथ में होता है। प्रॉफिट डिस्पोजल आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन कह सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स आपका प्रॉफिट डिस्पोज होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनके एग्रीमेंट में क्या लिखा है। नेक्स्ट इज इक्वल वोटिंग राइट। इक्वल वोटिंग राइट मतलब हर मेंबर को ने कितना भी एवरी मेंबर के पास 1 शेयर होता है, चाहे मेंबर ने आपके कितने भी रुपीज कंट्रीब्यूट किए हैं। आपका अमाउंट ऑफ रुपीज से या अमाउंट ऑफ कैपिटल से डिपेंड नहीं होता मेंबर्स का वोटिंग राइट। मेंबर्स का वोटिंग राइट नंबर ऑफ हेड से डिपेंड होता है। नंबर ऑफ हेड्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जितने हैं उतने आपके नंबर ऑफ शेयर्स या फिर नंबर ऑफ राइट्स होते हैं। आपके सोसाइटी में 100 मेंबर्स हैं तो हर एक के पास, ईच मेंबर के पास 1 आपका राइट रहता है, वोटिंग राइट रहता है। सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब होता है आपका कि आपका जो मेन मोटिव रहता है, मेन आपको ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो है सर्विस, दूसरों की सेवा, ना कि अपनी खुद की सेवा। नहीं, दूसरों की सेवा का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट अर्न नहीं करना, आपको दूसरों की हेल्प करनी है। एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि चाहे एक मेंबर की डेथ हो जाए, चाहे सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए, लेकिन ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी रन करती रहेगी। और नए मेंबर्स आ जाएंगे, उनके पास शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे या उनके पास राइट ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज रन करती रहेगी। What are the different advantages and disadvantages of a cooperative society? Number 1, it is easy to form. Open membership है, कोई भी आओ कोई भी जाओ। लिमिटेड लायबिलिटी की जितना आपने कैपिटल आपका इन्वेस्ट हुआ है, जितना आपका शेयर है उतनी ही आपकी लायबिलिटी रहेगी। कॉन्टिन्यूटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चलती रहती है, सोसाइटी किसी के लिए बंद नहीं होती। डेमोक्रेटिक कंट्रोल मतलब जैसे कि वोटिंग्स के थ्रू आपकी कंट्री में डिसाइड होता है कि कौन सी सरकार आएगी, क्या एक्टिविटी होगी, कौन सा बिल पास होगा, सेम वे ऑर्गेनाइजेशन इस सोसाइटी में होता है कि कंट्रोलिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, की वोटिंग होती है। सब लोग वोटिंग के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या हमें एक्टिविटी करनी है, क्या डिसीजन मेकिंग ली जाए। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहती है बिकॉज जो लोग मेंबर्स हैं वही लोग उसे रन करते हैं। स्टेट पैट्रोनेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज कह सकती हूँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का। स्टेट पैट्रोनेज का मतलब होता है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ मैंने वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करी है कि मेरी सिटी में कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज है जो कि बहुत फेमस है, उसको और वर्ल्ड वाइड फेमस करने के लिए या स्टेट लेवल पे या आपके नेशनल लेवल पे फेमस करने के लिए मैंने ये सोसाइटी फॉर्म करी, जिससे कि उस जैसे बाकी लोग भी मेरी सोसाइटी में ऐड हो सके। तो वहां मैं अपनी सिटी या अपनी स्टेट या अपनी कंट्री
कि एक पेट्रोनेज मतलब एक उसकी लाइनेज को क्या कर रही हूँ, निखार रही हूँ, फॉलो करूँ, तो स्टेट पेट्रोनेज को भी आप उसमें फॉलो अप करते हैं। इंटरनल फाइनेंसिंग, यहाँ आपको बाहर से लोन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके जितने मेंबर्स होंगे उतना आपके पास कैपिटल बढ़ेगा। नेक्स्ट जो चीपर एंड बेटर सप्लाईज, चीपर एंड बेटर सप्लाईज का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो सबके आइडियाज ज्यादा होंगे, और सप्लाईज मतलब आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज जो है वो भी आपके पास काफी आते रहेंगे। सोशल यूटिलिटी, सोशल यूटिलिटी मीन्स आप उसमें सोसाइटी भी आपकी हेल्प करती है एंड मोर ओवर आप लोगों की हेल्प करते हैं। लिमिटेड फाइनेंस, अगर आपने फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है या फिर आपने बहुत छोटे लेवल बनाई है तो आपके फाइनेंस की दिक्कत रहेगी। नेक्स्ट जो लैक ऑफ एक्सपर्टीज, जो भी लोगों ने आपकी सोसाइटी में ज्वाइन करा है उन सबको सपोज मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है या उन लोग सबको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वहाँ एक्सपर्टीज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं लैक करती है। इंसेंटिव्स की कमी रहती है बिकॉज आप प्रॉफिट डिस्पोजल जो है करते नहीं है, आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, तो लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, आप अपना इंटरेस्ट किसी के पास ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपका शेयर आपका ही रहेगा, आप किसी को बेच नहीं सकते। लैक ऑफ सीक्रेसी, जितने ज्यादा मेंबर रहते हैं उतने ज्यादा आपके सीक्रेट्स आउट होते हैं, उतने ज्यादा लोगों को आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन पता चलती है। लीगल फॉर्मेलिटीज, इसमें थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज रहती हैं एंड डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनरशिप की तरह इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस रहते हैं। 6 टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमें जनरली भी देखने को मिलती हैं। नंबर 1 इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर्स के लिए फॉर्म होती है। नंबर 2 इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर 3 इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब इन सोसाइटीज के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी वो सोसाइटी है जिसमें आपके कंज्यूमर्स ज्वाइन होते हैं और मिडिल मैन को एलिमिनेट करते हुए वो सेटअप्स या स्टोर्स या आउटलेट्स को ज्वाइन करते सेटअप करते हैं जिसमें वो अपने गुड्स को सेल कर सकें और जिससे प्रोड्यूसर से वो लोग ह्यूज ट्रेड डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकें। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका सुपर बाजार और अपना बाजार है, जो आपको ऑलमोस्ट हर सिटी में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप बाकी लोगों को गुड्स बेचते हैं लेकिन मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस में, जिससे गुड्स की क्या सीधी सप्लाई रहती है और आप लोगों को गुड्स भी हाई क्वालिटी का मिलता है लेकिन रीजनेबल प्राइस पे मिलता है। यहाँ पे मिडिल मैन का जो कमीशन होता है वो उस चीज को क्या करते हैं, वो लोग कर्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और ऐसी कॉपरेटिव्स बनाने से जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो लोग इस चीज को चला रहे हैं उन लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है ना, वो मिलता है आपका कि ट्रांसपोर्टेशन में उनको हेल्प हो जाती है, वेयर हाउसिंग में उनको हेल्प हो जाती है, सबसे बड़ा बेनिफिट उनको यहाँ पे ये मिलता है। नेक्स्ट इज योर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स मतलब होती है, इसे हम लोग इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स भी बोलते हैं, कि इस सोसाइटी में जो भी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स होते हैं कि वो डायरेक्टली मार्केट में जाके अपना सामान नहीं बेच पा रहे, या वो लोग वेयर हाउसिंग कैसे करें, या वो लोग कैसे किस तरीके से कंज्यूमर तक अपना सामान पहुंचाए, उस केसेस में आपकी कोऑपरेटिव्स उनकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो हेल्प हो जाती है, उनका सबसे बड़ा जो कहते हैं ना मेन प्रॉब्लम होती है प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको वो लोग कवर अप कर लेते हैं। इसमें प्रोड्यूसर्स अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं जिससे उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और जो कंपटीशन का रिस्क होता है वो आपका खत्म हो जाता है। जैसे कि 4-5 शॉपकीपर्स ने मिलकर एक साथ एक बड़ी आपका स्टोर टाइप को ओपन कर लिया, किसी शॉपकीपर ने कोई पार्ट ले लिया, किसी शॉपकीपर ने कोई पार्ट ले लिया। इसमें क्या होता है, आपका एक दूसरे से कंपटीशन भी खत्म हो गया और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, प्लस आपकी सारी चीजें शेयर भी हो गई, सब आपके रिस्क शेयर हो गए, सारी आपकी चीजें शेयर हो गई। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें वो लोग प्रोसेसिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। अगर एक प्रोड्यूसर का काम प्रोसेसिंग का ही है खाली या प्रोडक्शन का ही है तो उसको मार्केटिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी में बाकी लोग उस चीज की टेंशन लेने के लिए ऑलरेडी आपके रेडी है। नेक्स्ट इज योर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आपकी जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि जिनको दिक्कत है कि भाई हम लोग प्रोडक्शन भी करें, वेयर हाउसिंग भी करें और फिर हम लोग ऐसे सामान को बेचें भी, तो उनको वेयर हाउसिंग की, पैकेजिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी दिक्कत आती है। तो इन दैट केस ये सब मार्केटिंग सोसाइटीज आपकी ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बताती हैं या इंश्योर करती हैं जिससे कि प्रोड्यूसर्स को दिक्कत नहीं आती एंड दे ऑल्सो एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड द प्रॉफिट जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पार्टनर्स। एंड इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल मुझे पता है वो है अमूल। आपका जो ब्रांड अमूल है, कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन विच is a brand for milk and milk product brand which is set up in Anand, Gujarat, and this network covers around 2 million farmers who produces their goods
and give it to this marketing society who take care of all these things regarding the grading, transportation, packaging, warehousing, everything, and distribute the same to the different parts of your country, even internationally also. Means यहाँ पे फार्मर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाता है और इनको दे देता है। उसकी आगे की हेडक इस सोसाइटी की है कि उसको मेरे को कैसे आपके कंज्यूमर के डोर स्टेप तक पहुंचाना है, कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन करनी है, कैसे उसको स्टोर करना है, बिकॉज भाई डेयरी प्रोडक्ट है, खराब जल्दी होता है, तो उस चीज को कैसे आपको स्टोर करना है, किस टेम्परेचर पे, किन टाइप के वेयर हाउसेज में, किस टाइप की मशीनरी में, सब कुछ काम आपकी मार्केटिंग सोसाइटी करती है। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम ही बता रही है क्रेडिट, वो सोसाइटी जो आपको इजी लोन दे। इजी लोन किसको? मेंबर्स को दे, और जिससे कि आपको फाइनेंशियल हेल्प की मिल जाए। फाइनेंशियल हेल्प के लिए इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि मेंबर्स होते हैं जिनको बहुत कम टाइम के लिए लोन चाहिए होता है, लेकिन जो लेंडर्स होते हैं उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, उन चीजों से वो उनको बचा लेती हैं। और जो उसे इंटरेस्ट से जो आपको लोन से जो आपको इंटरेस्ट कैपिटल कलेक्ट होता है या जो आपको प्रॉफिट कलेक्ट होता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे और प्रमोशन मिले। इसका आपका एग्जाम्पल जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो ऑल इंडिया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन, जो कि आपके डिफरेंट लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये हम लोगों को ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल जाती है। जो लोग एनसीआर सिटीज में रहते हैं या फिर आप किसी भी कॉलोनी में रहते हैं, उसकी एक RWA होती है। RWA का मतलब क्या होता है? योर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। सेम वे वही आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती है जो कि आपके लोगों की हेल्प करती है विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट, एंड वो उनको बेसिक रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं लो कॉस्ट पे, और उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती हैं, जैसे कि आपको नॉर्मल जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं कि गार्डनिंग हो गई या स्ट्रीट लाइट्स हो गई या फिर अच्छी रोड्स हो गई या फिर बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गई, ये सारी चीजें आपकी प्रोवाइड करती हैं। ये ऑलमोस्ट हर टाइप की सोसाइटी में प्रेजेंट होती हैं। एंड द लास्ट इज योर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी आपकी सेटअप की जाती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर इनपुट्स so that they can carry on their farming activities and increase their productivity. इन सोसाइटीज का जो मेन एम होता है वो होता है फार्मर्स को बेटर क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करना, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जिससे कि उनकी फार्मिंग प्रोड्यूस उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, एंड दे पूल देयर रिसोर्सेज सो दैट जिससे कि वो फार्मिंग कलेक्टिवली भी कर सकें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज योर इफको, दैट इज इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जो कि फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है, फार्मर्स को लो स्केल पे रेट्स पे लोन प्रोवाइड करती है, फार्मर के प्रोड्यूस को बेटर रेट्स पे खरीदती है। ये सारी सर्विसेज आपकी कोऑपरेटिव प्रोवाइड करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक यहीं एंड होता है। उसके साथ इसमें एक टॉपिक हमारा लास्ट बचा है, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एज सिंपल एज अ पार्टनरशिप। इन दिस ऑल्सो कि आपको एप्लीकेशन एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको सबमिट करनी होती है। तो पर्टिकुलर स्टेट का मतलब है कि अगर आपको आपकी पार्टनरशिप फॉर्म दिल्ली में रजिस्टर करानी है, अगर आपको आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली की जिस भी स्टेट में रजिस्टर करानी है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास आपको आपकी एप्लीकेशन विद द प्रोवाइडेड फॉर्मेट आपको सबमिट करनी होगी। उस फॉर्मेट में आपकी नेम एंड एड्रेस ऑफ द सोसाइटी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पार्टनर्स हैं, और आपकी कैपिटल डिवीजन, आपकी कॉपीज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी आपको हम जिनको बायलॉज बोलते हैं, वो बायलॉज की कॉपीज वो सब आपको उसमें प्रोवाइड करनी होगी। स्क्रूटनी के बाद, प्रॉपर डिटेलिंग के बाद आपकी सोसाइटी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगा। देन आफ्टर योर सोसाइटी कैन कंटिन्यू देयर बिजनेस। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराने से पहले आपकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंडीशन नंबर 1 कि आपके एटलीस्ट 10 अडल्ट मेंबर होने चाहिए, सबका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, सबने आपके एप्लीकेशन के लिए सबमिट जो करी है उसके साइन होने चाहिए, सब मेंबर्स को अपनी अंडरटेकिंग देनी है। अंडरटेकिंग मतलब रिटर्न कंसेंट देना है कि वी कैन बाय एटलीस्ट 1 शेयर, एंड अ कॉपी ऑफ बायलॉज मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस की कॉपी भी आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी है। लास्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसको हम स्टार्ट करते हैं। नाम ही बताती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है। कंपनी की डेफिनेशन अगर मैं कंपनीज एक्ट में पढ़ूं तो यही डेफिनेशन है, कंपनी एज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी।
कंपनी एक कंपनी है जो कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हुई है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया कुछ। आर्टिफिशियल पर्सन से मतलब है कि आइस ऑफ लॉ में कंपनी एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है। कंपनी को और उसके ओनर को दो सेपरेट पर्सन की तरह देखा जाता है। हम लोग इसीलिए कंपनीज में एक कॉर्पोरेट व्हील आपकी डली हुई होती है। कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी एंड व्हील इज पर्दा। कंपनी और ओनर के बीच में एक पर्दा होता है कि पब्लिक को नजर तो कंपनी आती है पपेट की तरह, लेकिन वर्किंग कौन कर रहा होता है, पीछे से ओनर कर रहा होता है। इसीलिए एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट की जाती है। अगर ओनर की डेथ भी हो जाती है इसीलिए फिर भी कंपनी का नेम तो कंटिन्यू रहेगा। कंपनी पार्टनरशिप की तरह बंद नहीं होगी, कंपनी एज इट इज रन करती रहेगी। इन कंपनी के कॉमन सील होती है। कॉमन सील से मेरा मतलब है इज द सिग्नेचर और द स्टैम्प ऑफ द कंपनी, जो हर लीगल डॉक्यूमेंट पे या हर जरूरी डॉक्यूमेंट पे जो कि स्टैम्प आपकी इंग्रेव्ड होती है, जरूरी लगी होनी चाहिए। अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा आपका रजिस्टर्ड या लीगल, अगर उस पर कंपनी की लीगल सील या कॉमन सील नहीं प्रेजेंट होगी। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है, इसलिए हम लोग कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं, जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है ओनर्स के बीच। जो ओनर होते हैं शेयर्स के, उनकी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसलिए कंपनी का एक और नाम होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने क्रिएट करा है। कंपनी की 13 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा नीचे से कि पहला सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या है कि कंपनी में काम करने वाले लोग एंड कंपनी के ओनर सेपरेट होते हैं, दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब कि लॉ की नजर में कंपनी अलग है, ओनर अलग है। अगर कोई कंपनी कोई मिसकंडक्ट करती है तो यहाँ पर केस जो है ओनर पर नहीं होता, यहाँ पर केस कंपनी के नाम पर होता है, जिसे लड़ने ओनर आता है, क्योंकि ओनर इज नोन एज द केयर टेकर ऑफ द कंपनी। इसीलिए जो कंपनी होती है वो अपने नाम पे रजिस्टर्ड होती है, ओनर के नाम पे भाई रजिस्टर्ड नहीं होती। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आप इजीली अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर्स। कॉमन सील इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी का सिग्नेचर है, कंपनी की लीगल स्टैंप है, जो हर नेसेसरी डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स पे इंग्रेव्ड होनी कंपल्सरी है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत हेक्टिक है, जिसे कंप्लाई किए बिना, जिसे पूरा किए बिना कंपनी का रजिस्टर नहीं कर सकते। एंड डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत इजी है। जब समझेंगे तब पता चलेगा कैसे है। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी में जो मेंबर्स काम कर रही हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? जितने शेयर्स खरीदे हैं उतनी लायबिलिटी है तुम्हारी। परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मतलब कॉन्टिन्यूअस सक्सेशन, कि जितना बिजनेस चलता रहेगा फॉर एवर एंड एवर, जब तक कंपनी का नाम रहेगा। जब तक आप कंपनी को लीगली क्लोज नहीं कर देते, लीगली बाय कोर्ट उसे वाउंड अप नहीं कर देते, वाइंड अप नहीं कर देते, तब तक कंपनी रन करती रहेगी। चाहे ओनर चेंज हो जाए, कंपनी चलती रहेगी भाई। नेक्स्ट इज योर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जैसे कि हमने पढ़ा कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ओनर से अलग। हम एक कंपनी को अलग, किसी भी कंपनी को ले लीजिए, XYZ कोई भी कंपनी ले लीजिए जो आपकी इंडिया में बाहर कहीं भी एग्जिस्ट करती है, उन सबके आप कंपनी को जानते हैं, ब्रांड्स को जानते हैं, आप ओनर्स को नहीं जानते। इसीलिए केस जो होता है वो ब्रांड्स पे और कंपनीज पे होता है, ओनर्स पे नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, लायबिलिटी लिमिटेड है, सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई। इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ इजीली आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन है, ओके, चलती रहेगी, नो प्रॉब्लम ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, किसी चीज का कोई झंझट ही नहीं है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अपने बिजनेस को इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं, बिकॉज जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे आपके पास कैपिटल भी अनलिमिटेड होता है, लोन लेने में आसानी रहती है, तो बिजनेस इजीली एक्सपैंड हो जाता है। मैनेजमेंट इजी रहता है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि ओनर्स बिजनेस को रन करें, तो ओनर्स एंड द एम्प्लॉयज या रनर्स ऑफ द बिजनेस वो अलग अलग होते हैं। मैनेजमेंट अपनी सेपरेट डिसीजन मेकिंग ले सकती है। कैपिटल बहुत जरूरी चीज है, इसकी कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होती है, एंड कैपिटल कैन भी आप जितना हाई रखना चाहे उतना रख सकते हैं। डीमेरिट्स ऑफ द कंपनी। डीमेरिट नंबर 1, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, जो कंपनी को टाइम टू टाइम कंप्लाई करनी पड़ती रहनी चाहिए, वरना आपकी कंपनी जो है उस पर केस हो सकते हैं
और वो आपकी कहते हैं नेगेटिव लिस्ट में आ सकती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, बिकॉज भाई ओनर्स ज्यादा होते हैं, शेयर होल्डर्स ज्यादा होते हैं, मेंबर्स ज्यादा होते हैं, तो जो डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो इतनी सीक्रेट नहीं रह पाती। जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग डिले रहती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, भाई जितने मेंबर्स हैं सबकी सोच अलग अलग होती है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एंड लास्ट इज जो ऑलिगरिक मैनेजमेंट। ऑलिगरिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट, बिजनेस को चलाने वाले और हैं, बिजनेस को ओन करने वाले और हैं, तो दोनों के जो इंटरेस्ट होते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, तो वहीं पे आपके आ सकते हैं ऑलिगरिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ कंपनी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, टाइप्स ऑफ कंपनी। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज दोनों टाइप्स के डिफरेंस केस स्टडीज में, हर चीज में टॉपिक बहुत ज्यादा कंपल्सरी आ ही जाता है। फर्स्ट टाइप इज योर प्राइवेट कंपनी, सेकेंड इज योर पब्लिक कंपनी, थर्ड इज योर वन पर्सन कंपनी। फर्स्ट इज योर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। सिंपल डेफिनेशन नहीं भाई, ये डेफिनेशन भी सिंपल नहीं है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। हाँ, वो कंपनी है जो अपने शेयर्स को पब्लिक को बेच नहीं सकती। जो कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपके 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स 50 होते हैं। जो पब्लिक को आपके शेयर्स खरीदने के लिए जनरल इन्विटेशन नहीं दे सकती। जहाँ पे शेयर ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शन होती है। जिसका बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे अपने नाम के एंड में लिखना होता है प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी प्राइवेट कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल योर हुंडई मोटर, सिटी बैंक प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, नाम उठाकर देखिए, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल भरे हुए हैं। एंड द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस कंपनी इज 1 लाख। कंपनी से केस में सबसे अच्छी बात जो होती है ना, वो आपको लॉ में मिनिमम कैपिटल गिवन है, मैक्सिमम कहीं नहीं गिवन, तो मैक्सिमम आपकी लिमिट होती है, मिनिमम लॉ ने आपको गिवन है। पब्लिक कंपनी थोड़ी सी इससे अलग है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन होती है पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ये कैसी डेफिनेशन दी हुई है, कोई नहीं, हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। पब्लिक कंपनी थोड़ी सी एडवांस होती है, इससे मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। ये पब्लिक को शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदने के लिए इन्विटेशन भेज सकती है। शेयर्स यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इसको अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए 4 स्टेजेस को पार करना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेजेस में काम चल जाता है। मैम आप कौन सी स्टेजेस की बात कर रहे हैं? कोई नई इन्फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में, वहां देखेंगे कि क्या स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे कंपनी के नाम के पीछे डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट है, नाम के पीछे हम लोग लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड, जिनके पीछे लिमिटेड लिखा है वो पब्लिक है, जिनके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है वो प्राइवेट है। बस डिफरेंस पता चल गया। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज 5 लाख। मैंने डिफरेंशिएट फॉर्म में सिर्फ इसीलिए दिया है कंपैरेटिव फॉर्म में कि भाई दोनों को एक साथ कंपेयर कर सको और इजीली समझ भी सको। पैराग्राफ्स कभी मत पढ़ना, कंफ्यूजन आती है। कोशिश करना पॉइंट्स को जॉट डाउन करके पढ़ने की और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना, जिससे कि इजीली याद भी हो जाता है। नेक्स्ट इज योर 1 पर्सन कंपनी। ये कंपनी आपकी जब आपका कंपनीज एक्ट 2013 इम्प्लीमेंट हुआ था, तब आपकी ये कंपनी नई फॉर्म की गई थी कि भाई जो सिंगल ओनर होते हैं वो कहते हैं हमें भी कंपनी की तरह काम करना है, हमें सोल प्रोप्राइटर नहीं बनना है, हम पर भी कुछ करो, हमें भी बनना है। या फिर जो प्राइवेट कंपनी थी उसने कहा था कि मैं 2 लोग कहाँ से लाऊं कंपनी स्टार्ट करने के लिए, अकेला पर्सन में कंपनी नहीं बना सकता, मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, मैं आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानूंगा, प्लीज मुझे अकेले कंपनी बनाने दो। तो कंपनीज एक्ट ने बोला ठीक है चलो, उन्होंने एक सिंगल पर्सन को परमिशन दी कि दे कैन सेट अप एंड कैरी योर ऑपरेशन एज अ कंपनी, और उसको नाम दिया क्या, ओपीसी। उसे अपनी कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखना पड़ेगा, ओपीसी। इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी, अगर उसको लगता है, लेकिन जब ये कंपनी वो फॉर्म करेगा तो उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो रहेगी, उसे किसी पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा कि इन केस जो पर्सन उस कंपनी को रन कर रहा है उसे कुछ हो जाता है तो उसके बाद या उसके बिहाफ पे वो पर्सन उस कंपनी को रन करे या उसका चार्ज ले। इस कंपनी को सर्टेन एग्जेम्पशंस भी मिली, लाइक कि भाई तुम एजीएम ईजीएम ये झंझटों में मत पड़ना, अपना काम करो, बस हमारी फॉर्मेलिटी मानते रहो और काम करो। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी रखी गई कि जो नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन का मतलब है जिंदा इंसान, रोबोट नहीं, जिंदा इंसान, नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है और इंडिया का रेसिडेंट है, वो ही इस कंपनी को फॉर्म कर सकता है। अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, एनआरआई है, तो भाई सॉरी, यू आर नॉट लाइबल, यू आर नॉट एलिजिबल।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कोई भी पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। इनकॉर्पोरेट मतलब होता है फॉर्म करना, या फिर एक से ज्यादा ऐसी कंपनी का ओपीसी का मालिक या नॉमिनी नहीं बन सकता। मीन्स यू कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी एंड यू कैन बी द नॉमिनी ऑफ ओनली वन ओपीसी ओनली। कुछ बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट है सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका बिजनेस में बंद नहीं होगा, लॉ की नजरों में आपका बिजनेस एज इट इज लीगल माना जाएगा और वो रन करता रहेगा। पर्सनल एसेट्स जो है ओनर की सिक्योर्ड रहती हैं बाय क्रेडिट डिफॉल्ट, क्योंकि अगर मैं इसका कंपैरिजन सोल प्रोप्राइटरशिप से करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता था अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी नहीं होती थी, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है आपके पास। वहां पे उनकी पर्सनल लायबिलिटीज या पर्सनल एसेट्स भी आपकी सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है। कि अगर किसी पार्टनरशिप अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बंद हो जाती है, उसमें कुछ लीगल प्राइसेस होते हैं, ये लॉस होता है, तो उस केस में उसकी पर्सनल एसेट्स भी ओनर की आपकी सोल्ड आउट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपकी पर्सनल एसेट्स सिक्योर्ड रहती हैं एंड यू आर नॉट लायबल टू होल्ड एनी एजीएम या फिर कोई स्टैच्यूटरी रिपोर्ट वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं है, जो कंपनी के केस में थोड़ी लीगल प्रोविजंस फॉलो अप करने पड़ते हैं। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है इसका, थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज तो ऑब्वियसली रहती हैं। पेपर कंपनी बना रहे हो, कैसे आप इजी बन सकते हो, थोड़ा सा पेपर वर्क ज्यादा रहता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन फायदे में रहते हो भाई, ये तो है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज योर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लूं। आपने तो मैम इतने टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दी, 5 टाइप की, सोल भी पढ़ा दी, पार्टनरशिप भी पढ़ा दी, कोऑपरेटिव भी पढ़ा दी, ज्वाइंट इन द फैमिली भी पढ़ा दी एंड लास्ट में कंपनी भी पढ़ा दी। अब मैं कौन से स्टार्ट करूं, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस के लिए जाऊं? बेसिक क्वेश्चन। तो आप कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने स्टार्ट करने से पहले या सेटअप करने से पहले आप इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखें कि आपको इन 5 पॉइंट्स में कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। तो उस बेसिस पे आप अपने फैक्टर्स को ध्यान रखिए और अपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चॉइस कर लीजिए। पहला कॉस्ट, कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर एक्सपेंसिव चाहिए और बहुत सारी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना चाहते हो कि भाई बहुत ज्यादा मुश्किलें मैं कर लूंगा, ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, आई कैन बियर अ एक्सपेंसिव, तो यू कैन गो फॉर अ कंपनी। बट इफ यू वांट ईज, अगर आप चाहते हो कि भाई आसानी से सारे काम हो जाए, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटर। सो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप की कॉस्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप टाइम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल कंसिडरेशन, कि आपका बिजनेस लेस फाइनेंस में काम चल जाएगा, जिसमें आपका पर्सनल टच चाहिए, कि छोटी मोटी जगह में सेटअप करूंगा, छोटा कम फाइनेंस लगाऊंगा तो भी चाहिए चल जाएगा, देन गो फॉर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप। और अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो यू कैन गो फॉर कंपनी फॉर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है, जिसमें आपका अटेंशन ज्यादा चाहिए, आपकी लीगल मतलब कि आपकी पर्सनल अटेंशन चाहिए, गो फॉर सोल या फिर पार्टनरशिप। और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आपका मेन पार्ट सिर्फ डिसीजन मेकिंग का रहना चाहिए, गो फॉर कंपनी फॉर्म। डिग्री ऑफ कंट्रोल, आप बिजनेस पे कितना कंट्रोल चाहते हैं, आप अपना एक्सक्लूसिव कंट्रोल चाहते हैं, गो फॉर सोल प्रोप्राइटर रादर देन पार्टनरशिप या कंपनी, क्योंकि वहां पे आपका कंट्रोल शेयर हो जाता है, शेयर्स के बेसिस पे या फिर आपके पार्टनर्स के बेसिस पे। लास्ट इज योर लायबिलिटी या डिग्री ऑफ रिस्क, कि आप लायबिलिटी कितना लेना चाहते हैं, बिजनेस में कितना रिस्क ले सकते हैं। हायर द रिस्क हायर द गेन, ये बिजनेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि जितना ज्यादा रिस्क होता है ना, उतना ही ज्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्की बिजनेस नहीं चाहते कि भाई ठीक है छोटा मोटा चलेगा, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। और कहते हैं नहीं भैया मैं तो रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, थ्रो द वॉल्स, सो गो फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड रहती हैं और थोड़ा सा मतलब एक्सपेंशन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखिए और उसके बाद ये डिसीजन लीजिए या किसी को एडवाइस करिए कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है। बिना किसी भी चीज को अच्छी तरह से मॉनिटर करे आप किसी को एडवाइस दीजिए मत, या खुद भी उस एडवाइस को फॉलो मत करिए। सो यहाँ पे मेरी ये वीडियो एंड होती है एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी पॉइंट को लेके, देन प्लीज कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
कोई ऐसी केस स्टडी जो आप वीडियोस में कवर करूँ फर्दर वीडियोस में, सो यू कैन मेल मी द केस स्टडीज इन द मेल ID गिवन ओवर हियर। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि आपको भी और दूसरों को बेनिफिट हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।